Hey everyone, this is CA रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और क्या बोलते, आज हमारा है डे 39 पार्ट 9 ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, तो आई होप आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। और इन केस आपको लगता है कि कहीं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है या कंसेप्ट प्रॉब्लम के अलावा याद नहीं आ रहा है, कंसेप्ट प्रॉब्लम से ज्यादा बच्चों को रहता है कि याद नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप अपनी चार्ट बुक जो है बेटा वो सामने रखिए। ठीक है, ताकि आपको टैक्स रेट में या किसी भी चीज में कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगी। अब इस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स मिसलेनियस वाले, और प्लस अगर कोई इन्वेस्टमेंट वाला छूट गया है तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम आपको यही सिखाएंगे कि जो कैपिटल गेन है उसके अंदर क्वेश्चन जो है बेटा वो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी मैं एक बहुत ही स्पेशल इलस्ट्रेशन डील करने वाली हूँ, दैट इज माय इलस्ट्रेशन नंबर 41 एंड पेज नंबर है उसका 60। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 41 पेज नंबर 60, कम टू योर क्वेश्चन बैंक। क्या बोलता है ये बोलता है सर इलस्ट्रेशन नंबर है 41, मिस्टर एक्स ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस। एक्स जो है वो क्या ओन कर रहा है, रेसिडेंशियल हाउस ओन कर रहा है, विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड इज एंड ऑल्सो अ प्लॉट ऑफ लैंड। तो यहाँ पर है एक घर भी है और एक प्लॉट ऑफ लैंड भी है। ही ओन्स नो अदर हाउस। ठीक है, ही सेल्स द हाउस ऑन 2 जून 2025 एंड प्लॉट ऑन जुलाई 11 2025 फॉर रुपीज 18 लाख एंड 12 लाख। घर बेचा है 18 लाख में, प्लॉट बेचा है 12 लाख में। ठीक है, नेक्स्ट, द हाउस वॉज परचेज इन जून 2001 फॉर 4,50,000, प्लॉट ऑन 31 मार्च 2000 फॉर रुपीज 3 लाख। ठीक है, तो यहां तक तो अपनी कैपिटल गेन की डिटेल आ गई, यहां तक मेरा कैपिटल गेन जो है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट, एक्स हैज परचेज्ड अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस ऑन 25 अप्रैल 2026 फॉर रुपीज, इसको कर देना 20 लाख। कितने के लिए घर खरीदा, 20 लाख के लिए। ये जो है वो एग्जेम्पशन के लिए है, तो जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो एग्जेम्पशन के लिए जाता है। ठीक है, याद रखना, इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको एग्जेम्पशन देता है अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC और 54F। ये 5 सेक्शंस आपके सीए इंटर में दी गई हैं। ठीक है, इसमें आपको एग्जेम्पशन मिलती है। तो कभी भी जो इन्वेस्टमेंट वाला है ना, उसको एक बार बाद में देखना नजरों में। पहले क्या फिगर आउट करोगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि मेरा कैपिटल गेन जो है वो कैलकुलेट हो पा रहा है कि नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्लेम्स एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच हाउस। तो यहां पर उसने क्या कर लिया, एग्जेम्पशन जो है वो क्लेम कर लिया। ऑन 1/1/2026 ही ट्रांसफर दी सेड रेसिडेंशियल हाउस फॉर 8,25,000, इसको भी बेच दिया। एंड परचेज अ न्यू हाउस ऑन 31 मार्च 2027 फॉर 12 लाख। कंप्यूट कैपिटल गेन फॉर रेलिवेंट ईयर्स। ये जो 8,25,000 है ना, उसको काट करके कर देना 30 लाख रुपीज। ठीक है, क्योंकि जब 20 लाख का घर खरीदा है तो एटलीस्ट उसको 30 लाख में तो बेचा ही होगा। ठीक है, अब कम टू योर आंसर, कंप्यूटेशन ऑफ, क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में, तो कंप्यूटर कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, सबसे पहले मैं लूंगी सर FVOC, दैट इज माय सेल वैल्यू। तो यहां पर हमारे पास दो एसेट है। ठीक है, एक है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और दूसरा है हमारे पास लैंड। ठीक है, अब हाउस प्रॉपर्टी जो है वो बेची है इसने 18 लाख में, और यहां पर बेची है 12 लाख में। ठीक है, 18 लाख और 12 लाख माइनस आपका करोगे क्या, तो माइनस करेंगे हम ट्रांसफर एक्सपेंसेस दिए गए क्वेश्चन में नहीं, तो माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो है 4,50,000 इधर का है, और इधर है आपका 3 लाख, तो ये माइनस कर देंगे।
तो हमारे पास आ जाएगा सी। वैसे भी खरीदा गया था 2 जून नहीं, खरीदा गया है जून 2001 में और 2002 में, मतलब 1-2 में प्रॉपर्टी ली गई है, तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 18 माइनस 4.5 तो आ गया 13,50,000 और 12 माइनस 3 तो आपका हो गया कितना 9 लाख। ठीक है, अब इस कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मेरे को इसके अंदर एग्जेम्पशन मिल सकती है। अगर मैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही खरीद लेती हूँ, अगर मैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदती हूँ तो मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगी सेक्शन 54 में। लेकिन अगर मैं लैंड बेच के रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदती हूँ तो मेरे को सेक्शन एग्जेम्पशन मिलेगी सेक्शन 54 में। ठीक है, वापस से अगर मैं घर बेच के घर खरीदती हूँ तो एग्जेम्पशन मिलेगी 54 में। अगर मैं लैंड बेच के घर खरीदती हूँ तो मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगी 54F में। ठीक है, तो आपको बेटा एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या समझना पड़ेगा कि 54 में एग्जेम्पशन ज्यादा है, 54F में कम है। कैसे कि जैसे मैं देखती हूँ कि एग्जेम्पशन, कम टू चार्ट बुक, एग्जेम्पशन की अगर अपन बात करें तो यहां पर तो पूरा एग्जेम्पशन है ना, जितना आपने इन्वेस्ट किया उतने के एग्जेम्पशन ले लो। लेकिन 54F में क्या पूरी एग्जेम्पशन है, नहीं, वहां पर प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इनटू कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं पहले किस में एग्जाम्शन क्लेम करूंगी, इसमें, बची हुई एग्जाम्शन किधर क्लेम करूंगी, इधर। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, एक ही घर खरीदा है तो पहले इसमें पूरा एडजस्ट करूंगी जितना होगा और जो बचा हुआ है वो कहां चल डाल दूंगी, यहां पर। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको कर रही हूं, हटा रही हूं, माइनस एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54, दैट इज घर बेच के घर खरीदने वाले। अब एक्चुअल में मैंने कितना इन्वेस्ट किया है 20 लाख, बट यहाँ पे हम मैं कितना माइनस कर सकती हूँ 13,50,000। ठीक है, और इसके लिए मैं दे दूंगी क्या, वर्किंग नोट नंबर 1, माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F, वर्किंग नोट नंबर 2। क्या बताओगे बेटा कि जो ये एग्जेम्पशन है पहले 54 में क्लेम कर लिए, अब बचा कितना हमारे पास एग्जेम्पशन, तो हमारे पास एग्जेम्पशन बची है 13, कितनी कॉस्ट ऑफ एसेट थी, कॉस्ट ऑफ सॉरी कॉस्ट ऑफ एसेट थी 20 लाख, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट के माइनस 13,50,000 की हमने क्या ले ली है, एग्जाम्पशन ले ली है। तो बचा कितना हमारे पास, तो हमारे पास बचा है 6.5 लाख। तो 6,50,000 रुपए हमने हमारे पास क्या बचा है, एग्जाम्पशन के लिए बचा है। हमने इन्वेस्ट, हमारा कैपिटल गेन कितना है 9 लाख और हमारा कंसीडरेशन कितना है 12 लाख। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा एग्जाम्पशन के लिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6,50,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 9 लाख इज इक्वल्स टू 4,87,500। तो यहाँ पर मैं माइनस करूंगी 4,87,500, या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे, तो दोनों तरफ में एग्जाम्पशन माइनस हो गई। तो आपका नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया है, तो आपका नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है 13,50 माइनस 13,50 जीरो, और इधर आपका आया है 9 लाख, 4,12,000, एक मिनट, 4,9,500, 4,12,500, 4,12,500, ये आपका आ गया नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, लैंड बेचा, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा और उसके बदले एक घर खरीदा। एक घर में पहले इधर एडजस्ट कर लिया, बचा हुआ प्रोपोर्शनेट एग्जाम्पशन जो है वो सेकेंड वाले को दे दिया। अब आई एम क्लियर। अब कंडीशन क्या बोलती है कि इन लोग में ना लॉक इन पीरियड रहता है ये घर में। ठीक है,
तो आपने क्या किया यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका लॉक इन पीरियड कितना है, 3 साल की, 3 साल तक आपको प्रॉपर्टी होल्ड करनी है। अगर नहीं होल्ड करोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन, आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो हम कम कर देंगे। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या बोलता है, ये भी 3 साल तक होल्ड करनी है, नहीं तो हम लोग जो एग्जेम्प्ट किए थे उसको कैपिटल गेन बना देंगे। ठीक है, तो बेसिकली इफेक्ट एक ही पड़ता है, बट ट्रीटमेंट का तरीका अलग है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम करता है और यहाँ पर डायरेक्ट कैपिटल गेन ट्रीट करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी 3 साल होल्ड नहीं की, बेच दी। ठीक है, तो जो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट 25 अप्रैल 26 का हुआ था, उसको 1/1/2026 को बेचा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रही हूँ सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो यहां पर मैं लूंगी FVOC, कितने में बेचा हमने, तो हमने बेचा 30 लाख में, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, हमने कितने में खरीदा था, 20 लाख में खरीदा था। ठीक है, 20 लाख में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 20 लाख, माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। 54 की एग्जेम्पशन कितनी है, 54 की एग्जेम्पशन आपकी आती है, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 कितना एग्जामेशन लिया है, तो लिया है 13,50,000। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे कितना, 13,50,000, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला माइनस कर रहे हैं, बट ये वाला माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस ये वाले केस में 54 में बोलता है कि आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करना है, 54F बोलता है कि डायरेक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनाना है, तो इसको अपन डायरेक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया माइनस। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कितना आ जाएगा, तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा 20 माइनस 13.5, 6.5 लाख। तो 6,50,000 रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी, माइनस कर दोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 23,50,000। 23,50,000 आपका क्या आ गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो आ गया है। ठीक है, 23,50,000 जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 23,50,000। अब माइनस वापस से क्या हुआ है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 यहाँ पर अपन ले लेंगे नील। मतलब ये वाले कैपिटल गेन के लिए जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको क्या था कि एग्जेम्पशन 54 में किसकी मिलती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर आप बेचते हो तो। ठीक है, बट ये एसेट को 24 महीने से ऊपर हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो अभी ये जो है, सॉरी, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, ये अंडर सेक्शन 112 गलत लिखा गया, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है ये। ठीक है, अब ये अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, ये अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है ना। ठीक है, अब ये शॉर्ट टर्म है तो फिर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 जो है वो नहीं मिलेगा, तो इसके लिए अपन लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, तो पहला वर्किंग नोट यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, और ये यहाँ पर का यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका कैपिटल गेन जो है वो यही रहेगा, 23,50,000, ये आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। अब क्वेश्चन की तरफ वापस करें, तो यही बोल रहा है कि परचेज अ न्यू हाउस, ये 12 लाख वाली एग्जामेशन जो है वो नहीं मिलेगी शॉर्ट टर्म के कारण। प्लस एक चीज आपको और करनी है, क्या और करोगे कि ये वाला जो कैपिटल गेन हम लोगों ने इसका जो वायोलेशन किया था इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये तो, सॉरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये तो आ गया, प्लस अर्लियर एग्जेम्पशन टेकन
under section 54, earlier exemption taken under section 54 will be taxable as capital gain because lock in period has not expired. मतलब आपको 3 साल होल्ड करनी थी बट आपने 3 साल एसेट होल्ड नहीं की, तो जितना आपने एग्जाम्शन लिया था वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। तो 4,87,500, तो 4,87,500 आपको वापस से इस साल में कैपिटल गेन बना देंगे। तो टोटल कैपिटल गेन आपका कितना आ जाएगा? टोटल कैपिटल गेन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहला अपना कैपिटल गेन है ये, क्योंकि ये जो हमारा बिका है ना सर, ये भी तो करंट ईयर में बिका है ना, ये वाला जो प्रॉपर्टी ये करंट ईयर में बिका है, तो 4,12,500 यहाँ का, ठीक है। प्लस यहाँ का 23,50,000 ये शॉर्ट टर्म है और ये लॉन्ग टर्म है, तो यहाँ पर 23,50,000 और 487,500 टोटल कितना हो जाएगा? 4,12,500 प्लस 23,50,000 प्लस 487, 32,50,000, तो टोटल कैपिटल गेन कितना हो गया है? 32 लाख। ठीक है, तो 32,50,000 ये आपका टोटल कैपिटल गेन है। ठीक है, अब आपके पास वर्किंग नोट लिखना है आपको। वर्किंग नोट से पहले आपको वापस से प्रोविजन ये वाला याद दिला देती हूँ कि 54 का एग्जाम्शन 20 लाख का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन आपने 13,50,000 इन्वेस्ट किया, तो पहले 54 का दे दिया, बचे हुए को हमने प्रोपोर्शनेट एग्जाम्शन दिया। बचा कितना? 20 लाख माइनस 13.5 लाख, 6.5 लाख बचा, इंटू 9 लाख का हमारा क्या था? कैपिटल गेन था, नेट कंसिडरेशन था 12 लाख, तो 9 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, प्रोपोर्शनेट एग्जाम्शन माइनस कर दिया, कैपिटल गेन आ गया। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्शन लेने के बाद ये एसेट को हमको 3 साल तक होल्ड करना था, बट हमने नहीं किया, वापस से इस एसेट को बेच दिया। तो ये वाला वायलेट करोगे, मतलब 54 वायलेट करोगे, तो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से आपको ये जो क्या बोलते हैं अर्लियर एग्जाम्शन गया था वो माइनस करना पड़ता है, माइनस कर दिया। लेकिन 54 का एग्जाम्शन वायलेट करोगे तो बोलता है इसको डायरेक्टली कैपिटल गेन ट्रीट करना है, तो फिर इसको हमने ये कैपिटल गेन में ये कैपिटल गेन डायरेक्टली ट्रीट करके ऐड कर दिया और टोटल कैपिटल गेन निकाल दिया। ठीक है, अब 3 वर्किंग नोट लिखना है, तो पहला वर्किंग नोट नंबर 1, पहला क्या है? हाँ, एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54 इज अवेलेबल if residential house property is purchased against the sale of residential house property, and maximum exemption available is, तो मैक्सिमम एग्जाम्शन कितना अवेलेबल है? तो मैक्सिमम एग्जाम्शन अवेलेबल इज फर्स्ट कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 20 लाख। सेकेंड कैपिटल गेन 13,50,000, विच एवर इज लोअर, इज इक्वल्स टू हाउ मच? 13,50,000। वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, अब
वर्किंग नोट नंबर 2 किसके लिए? एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F. If capital gain exemption is available, capital gain exemption is available. यहाँ पर एक लाइन याद रखना कैसे लिखोगे, तो कैपिटल गेन एग्जाम्पशन इज अवेलेबल if long-term capital gain on sale of land or building, land or building, land or building and used 54 है capital on sale of any long-term capital asset. Sorry, long-term capital gain on sale of any long-term capital asset and used for residential house property. ठीक है, तो वो क्या, इन्वेस्टमेंट इन residential house property after adjusting it under section 54, balance will be used, balance will be used, balance will be used for 54F. ठीक है, तो एग्जेम्पशन आप देख, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लो पहले, कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन, विच इज अगेन कैपिटल गेन था आपका 9 लाख इंटू 6,50,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख. तो आपका जो एग्जेम्पशन है वो आया है कितना, 487,500, 487,500. I will always suggest you to write note after the question has been completed. अगर नोट लिखने में आप साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ नोट लिखोगे तो नोट लिखने में इतना आपका दिमाग घूम सकता है कि आप क्वेश्चन में गलती कर सकते हो. ठीक है, तो प्लीज आपका सजेशन है, हमेशा मेरा सजेशन है आपको कि हमेशा 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 बेटा आपको क्या करना है, बाद में ही लिखना है. ठीक है, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया. अब लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3. परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन 2027 ना, 31 मार्च 2027, ऑन 31 मार्च 2027 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर exemption since it is a purchase, since the capital gain is a purchase will not be eligible for exemption since the capital gain is a short term capital gain. ठीक है, क्योंकि जो कैपिटल गेन है वो क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप इन्वेस्ट करोगे तो आप मतलब जो कैपिटल एसेट आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो शॉर्ट टर्म हो गई, तो उसके अगेंस्ट में आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा. ठीक है, तो वर्किंग नंबर नोट नंबर 3, दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 41. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, नाउ कम टू अ क्वेश्चन बैंक. कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 42. क्या बोलता है ये, ध्यान से समझना कि मलिक owns a factory building on which he has been claiming depreciation for past few years. वो past few years में उस पर depreciation claim कर रहा है.
इट इज ओनली एसेट इन द ब्लॉक, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एसेट है ब्लॉक में। द फैक्ट्री बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टुनेंट देयर टू वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि जो फैक्ट्री बिल्डिंग है, the factory building and land appurtenant thereto were sold during the year and the following details are as available. मतलब कौन सा फैक्ट्री बिल्डिंग which has been claiming depreciation partner, ठीक है, it is only asset in the factory building and the land appurtenant thereto sold during the year. अच्छा फैक्ट्री बिल्डिंग भी बेच दी और उसके साथ लैंड, तो बिल्डिंग भी बेच दी, समझ जाओ। एंड बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड इन सितंबर 2004, 10 लाख। लैंड अपॉर्टुनेंट वाज अप्रैल 2003, दोनों लॉन्ग टर्म है। एडवांस रिसीव फॉर प्रोस्पेक्टिव बार मई 2004 फॉरफिटेड इन फेवर ऑफ एसएससी, तो ये आपका है 51। एडवांस मनी फॉरफिटेड, तो इसको अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर देंगे, और ये एडवांस किसके लिए था, लैंड के अगेंस्ट में था, ठीक है। नेक्स्ट, WDV ऑफ द ब्लॉक एज ऑन 1/4/2025 इज 874,800। सेल वैल्यू ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग इज 8 लाख और सेल वैल्यू ऑफ लैंड इज 40 लाख। एसएससी इज रेडी टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट अंडर सेक्शन 54 EC स्पेसिफाइड टाइम, कि वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 एंड अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड अंडर सेक्शन 54 EC फॉर अवेलिंग द मैक्सिमम एग्जेम्पशन। क्वेश्चन जो है बेटा बहुत इजी है, एक बार क्वेश्चन की तरफ देखो, ठीक है। टैक्सेबल कैपिटल गेन और कितना अमाउंट 54 EC में इन्वेस्ट करना चाहिए, असेसी जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। अब अपने आप को ना सीए समझो, ठीक है, कि आपसे कोई कंसल्टेंसी मांग रहा है। 54 में आपको तुरंत याद आना चाहिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब बॉन्ड वाली बात कर रहा है, मतलब 50 लाख तक ही एग्जामिशन मिलेगा, प्लस 6 महीने के अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों एडवाइस आपको सामने वाले को बतानी पड़ेगी, क्योंकि उसको नहीं पता है, ठीक है। मलिक को नहीं पता है कि उसको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने टाइम पे करना चाहिए, तो आपको प्रॉपर एक सीए की तरह कंसल्टेंसी देनी है, ठीक है। अब मलिक के पास दो चीज है, तो एक बेटा क्या है, बिल्डिंग है, और एक है बिल्डिंग की लैंड, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, लैंड की वैल्यू अलग होती है, बिल्डिंग की वैल्यू अलग होती है। बिल्डिंग जो है वो एक डेप्रिशिएबल एसेट है, और लैंड जो है, सॉरी, लैंड जो है वो क्या है, एक अप्रिशिएबल एसेट है, ठीक है। अब डेप्रिसिएबल एसेट के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, WDV ऑफ द ब्लॉक, और इसका क्या होता है, जो एक्चुअल परचेज प्राइस है वो, ठीक है। तो कुछ नहीं, पहले दोनों का कैपिटल गेन निकालेंगे और उसके बाद फिर आंसर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आ जाओ इधर, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है आपका, तो इलस्ट्रेशन है आपका 42, पेज नंबर है आपका 60। अब मैं वो लाइन नहीं लिख रही हूँ, मैं सीधा लिख रही हूँ क्या, कैपिटल गेन असेसमेंट ईयर 26-27, ठीक है। अब सबसे पहले, अब आप इतना समझ जाओ कि आपको कंप्यूटेशन वगैरह लिखना आ जाना चाहिए। FVOC, अब दो चीजें हैं, तो एक तरफ मैं किसका लिखूंगी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का, और दूसरी तरफ मैं लिखूंगी किसका, तो मैं लिखूंगी लैंड का, ठीक है। अब कितने में बेचा है फैक्ट्री बिल्डिंग को, तो इसमें 8 लाख लिखा हुआ है, तो 8 लाख में इसको बेचा है, और इसको बेचा है बेटा 40 लाख में। ट्रांसफर एक्सपेंसेस दिए क्या क्वेश्चन में, नहीं दिए हैं। माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। सी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको माइनस करना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसके लिए, बिल्डिंग के लिए, तो बिल्डिंग के लिए क्या है, WDV ऑफ द ब्लॉक, क्यों, क्योंकि वो एक डेप्रिसिएबल एसेट है, ठीक है, और सेक्शन 50 जो है वो यही डील करता है। और लैंड के लिए क्या है, तो लैंड के लिए उसका परचेज प्राइस, ठीक है। इसको आप नोट में भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर अभी लिख दिया है। अब बिल्डिंग की जो वैल्यू है, तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, तो बिल्डिंग की वैल्यू है, दी गई क्वेश्चन में 874,800, 874,800, यहाँ पर मैं लिख लूंगी 874,800। अब लैंड की वैल्यू क्या है, तो लैंड का परचेज हुआ है 11 लाख में, और 11 लाख में माइनस अपने जो फोरफीट किया था एडवांस 50,000 लैंड के रिस्पेक्ट में माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 10,50,000। तो यहाँ पर अपन ले लेंगे 10,50,000, ठीक है। दोनों को माइनस कर दे तो आपका आ गया
ये वाला जो आएगा वो शॉर्ट टर्म आएगा, तो ये लॉस आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 74,800 का, और लॉन्ग टर्म में गेन आएगा, तो इसका जो गेन आएगा वो आएगा 29,50,000 का, और 29,50,000 जो है वो गेन है, और वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। तो मैम ये लॉस है और ये शॉर्ट टर्म है, ये कैसे पता चला? ये तो 24 महीने से ज्यादा की एसेट है। तो सेक्शन 50 क्या बोलता है कि डेप्रिशिएबल एसेट पे जो गेन होता है या लॉस होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, डेप्रिशिएबल पे। तो बिल्डिंग डेप्रिशिएबल है, बट क्या लैंड डेप्रिशिएबल है? नहीं। तो बिल्डिंग डेप्रिशिएबल है, लैंड डेप्रिशिएबल नहीं है। तो उस वजह से क्या होगा यहाँ पर, तो उस वजह से बिल्डिंग जो है आपकी, तो बिल्डिंग की अपन ले लेंगे यहाँ पर 74,800 शॉर्ट टर्म ले लेंगे लॉस, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले लेंगे बिल्डिंग में। क्या लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म एडजस्ट होता है? बिल्कुल एडजस्ट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि पहले तो गेन बता दो और कितना इन्वेस्ट करना है ये बता दो। ये इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है, 29,50,000 में से ये एडजस्ट कर जाएगा। तो 29,50,000 माइनस 74,800 इज इक्वल्स टू 28,87,000, नहीं 28,75,200 रुपीज जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपको लॉस जो है वो क्लेम करना है। एंड द बेस्ट एडवाइस टू क्लेम दी लॉस, कि आप लॉस क्लेम कर लो और उसके बाद जो है वो क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट कर दो। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट एडवाइस। सो वी विल राइट द एडवाइस हियर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, amount of investment made by Malik, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड बाय मलिक आफ्टर set of losses would be, हाँ, तो यहाँ पर आपको आएगा आपका 29,50,000 माइनस 74,800 इज इक्वल्स टू 28,75,200, ठीक है। तो एक तो ये लिख दिया। फिर नोट के तौर पे आप क्या लिखोगे, तो नोट के तौर पे आप 54 EC एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो किस चीज के लिए है, ठीक है। तो 54 EC की हेडिंग डालोगे, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट उसमें कितना है, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट उसमें है 50 लाख का, वो बता देना। और टाइम लिमिट है उसकी कितने की, 6 मंथ की। तो वो पूरा एडवाइस दोगे ना भाई, एडवाइस मांगा है तो पूरी एडवाइस देनी पड़ेगी। प्लस सेकेंड नोट मारोगे कि 50C के 50 सेक्शन 50 के बारे में, सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट बताओगे उसमें कि क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल्स टू WDV ऑफ ब्लॉक, ये बता देना। और दूसरी चीज क्या बताओगे, तो ये बताओगे कैपिटल गेन इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। तो इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके नोट में प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि इतनी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, ठीक है। मैंने इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको रिस्ट फॉर्म में लिखा है, ताकि आपको क्या हो जाए, समझ आए कि लिखना क्या क्या है। आई होप इंग्लिश आप लोग को आती होगी कि लिखना कैसे है करके। और दूसरी चीज ये है कि टैक्स में नहीं फर्क पड़ता कि आप लैंग्वेज गलत भी कर देते तो प्रोविजन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, बाकी लिखा जो है वो बहुत सही तरीके से, क्रिस्प तरीके से लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा इसको लैंग्वेज के मोड में डाल के लिख सकते हो। दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 42 विच इज डन। तो अब 42 हो गया, ये हो गया। और दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए गए थे 39 और 40। आई होप ये दोनों हो गए होंगे एंड मैच इट फ्रॉम द आंसर बैंक, ठीक है। 46 47 भी हो गया होगा। 51 51 जो है ना वो इसको भी अपन पेंडिंग करेंगे, क्योंकि ये ना IFOS के साथ मिला के पढ़ना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये पेंडिंग, सॉल्व विथ IFOS, IFOS के साथ करना है, ठीक है।
तो अब अपन स्टार्ट करते हैं किसमें, मिसलेनियस क्वेश्चंस में। और मिसलेनियस क्वेश्चन में अभी अपन स्टार्ट करेंगे सबसे किससे बेटा, लास्ट क्वेश्चन से। तो लास्ट क्वेश्चन इज दिस, ठीक है, क्या बोलता है ये, एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन इफ फॉलोइंग सिनेरियोज फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, डिटरमाइन द टैक्स अमाउंट एंड द रेट एप्लीकेबल। अच्छा, डिटरमाइन द टैक्सेबल अमाउंट एंड द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल, कि पहले तो ये बताओ कि कैपिटल गेन क्या है और रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल जो है वो क्या है। ठीक है सर, येलो कलर से देख रहे हैं अभी। फर्स्ट पॉइंट, और 28 फरवरी 2026 10,000 shares of XY Limited, a listed company, were sold by B at the rate of 550 per share, ठीक है, and STT was paid at the time of sale of shares, ठीक है, and these shares were acquired by him on 5th April 2017। ये वाली लाइन पे ना हम इसको दो केस बनाएंगे। अभी है 5 अप्रैल 2017, अब एट द रेट 390 पर शेयर बाय पेइंग एसटीटी एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है। और 31 जनवरी 2018 द शेयर्स ऑफ एक्सवाई लिमिटेड वर ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, फेयर मार्केट वैल्यू थी 390 रुपए पर शेयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिसको आप बाद में मतलब वापस से चाहो तो रीड कर सकते हो। अब मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि वेन एवर यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, ठीक है, solving, reading a question or solving a question, solving a question जब after reading a question, basically after reading the question, after reading question, पहले ना एसेट डिटरमाइन करो। क्या, एसेट। तो क्या आपकी एसेट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है? अब ये कर ली डिटरमाइन, क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है? क्या वो शेयर इन सिक्योरिटी है? ठीक है, ये आपको पहले डिटरमाइन करना। आई थिंक इसको अपन उसमें बनाते हैं, तो इसको ले लेते हैं। पहले डिटरमाइन करो कि क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, या क्या वो शेयर एंड सिक्योरिटी। ठीक है, अब सबसे पहले अगर वो कौन सी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में अब डिटरमाइन करो कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कैसे डिटरमाइन होगा? 24 महीने या फिर 24 महीने से ज्यादा, ठीक है, कि 24 महीने या 24 महीने से ज्यादा, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो उस केस में कैपिटल गेन में आपको पता है एफवीओसी, और वी कैन मेक इट क्वाइट डीप। कैपिटल गेन में आपको लगेगा क्या, 50C, ठीक है, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपको ये याद रखना है कि वो स्टैम्प ड्यूटी वाला प्रोविजन लगेगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इफ एक्वायर्ड, हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2000, एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, अगर उससे पहले एक्वायर हुआ है तो उस केस में फर्स्ट आप लोगे क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेकंड आप लोगे ए में फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, बी आप लोगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन 1/4/2001, ठीक है, विच एवर इज लोअर विच एवर इज हायर। ये हो गया। यहां पर अपन ये देख लिए ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1/4/2001, अगर वो वाला सीन है तो उस केस में फिर अपन देखेंगे कि
और आफ्टर 1/4/2001। तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हाँ एक्चुअल कॉस्ट जो है वो माइनस कर देंगे। तो जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा उसके बाद आ जाएगा क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ये वाला, वो हमेशा क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो हमेशा अंडर सेक्शन 11 क्या आएगा, 11 लॉन्ग टर्म 112 ही आएगा क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 112 ही आएगा। ठीक है, और टैक्स रेट है आपका एट द रेट ऑफ, ठीक है, एट द सेक्शन 112 एट द रेट ऑफ 12.5%। ठीक है, ये आ गया आपका कि अगर 24 महीने से ज्यादा है तो। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, हाँ, और इसमें आपका एक प्रोविजन आ जाएगा क्या, ऑप्शनल इंडेक्सेशन का। तो क्या बोलते हैं, हाँ, और क्या बोलते हैं, ऑप्शन ऑफ ऑप्शनल इंडेक्सेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल, टैक्स रेट इज इक्वल्स टू 20% विथ इंडेक्सेशन। कि इंडेक्सेशन के साथ क्या रहेगा, तो 20% का टैक्स रेट जो है वो रहने वाला है 20% के साथ। ठीक है, तो ये क्या है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का है। अब अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में सेम अपन लेंगे FVOC, 50C लगेगा उसमें, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ठीक है, वो अपन ले लेंगे, सेल करने के एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये जो आपने बनाया है ना सर अभी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये सेम है। ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो क्या होगा, तो माइनस कर दिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो आपका आ गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि टैक्सेबल होगा किससे, स्लैब रेट से। ठीक है, सब में बेसिक एग्जामिशन रिलीफ अलाउ हो जाएगी, किसको, रेसिडेंट्स को। क्या इसमें ऑप्शनल इंडेक्सेशन वगैरह कुछ मिलेगा, नहीं, शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन नहीं होता है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद आप एग्जामिशन देख सकते हो, तो एग्जामिशन ना, हाँ, अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि एग्जामिशन जो है वो आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कहाँ कहाँ मिलेगी। तो एग्जामिशन इज ऑन परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ और मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, कहाँ गया यार चैट बुक, तो सब इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, तो सारी एग्जामिशन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही है। ठीक है, अब ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों है, ये भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों है, और इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है, ये भी लॉन्ग टर्म है 54EC, और ये भी लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो आपको सारी एग्जाम्पशन मिल जाएगी, बाकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऑन परचेज ऑफ नॉट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एग्जाम्पशन ऑन परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में है, और एग्रीकल्चर लैंड में है, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग में है, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में है, एग्रीकल्चर लैंड में है, इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग में है, और किस चीज में एग्जाम्पशन है, तो आपका एग्जाम्पशन है और बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में आपको सारे जो है वो लॉन्ग टर्म में सारे एग्जाम्पशन मिल जाते हैं कैपिटल गेन में, बट शॉर्ट टर्म में आपको सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पशन मिलते हैं। तो शॉर्ट टर्म वाला जो एग्जाम्पशन है वो कौन कौन सा है, तो शॉर्ट टर्म में आपको मिलेगा एक तो 54B मिलेगा और 54D मिलेगा, बस। तो यहाँ पर आपको दो ही एग्जाम्पशन मिलेंगे, 54B और 54D।
तो 54B आपका एग्रीकल्चर लैंड वाला और 54D आपका है वो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग वाला। और वहां पे बस यही कंडीशन है कि असेसी जो है वो एटलीस्ट 2 साल तक यूज करे इस एसेट को। तो अब इधर ये समझना कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि 2 साल एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होनी चाहिए एसेट, तो एग्जाम्पशन मिलेगी। तो ऐसे भी 2 साल तो कवर हो गया ना, मतलब एसेट आपकी 2 साल तक एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होगी तो ही फिर वो एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन है, और 2 साल कवर हो गया तो ऐसे भी एसेट क्या हो गई, लॉन्ग टर्म हो गई। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि शॉर्ट टर्म के लिए एग्जाम्पशन अवेलेबल है और यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है। ये आपका हो गया किसके लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, कि ये सारी एग्जाम्पशन जो है वो मिल जाएंगी। ऑप्शनल इंडेक्सेशन हो गई, ये सारी चीजें हो गई। अब मैं बात करूं किसकी, मूवेबल प्रॉपर्टी की। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा, चाहे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो, चाहे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो, आप दोनों जगह क्या लोगे, FVOC, जो कि आपकी अगर फेयर मार्केट वैल्यू इन केस शेयर सिक्योरिटी के केस में लेते हैं तो ये जो आपका सेल प्राइस है वो आप ले लोगे, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू ऐसे अलग से कुछ होता नहीं है। माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो ब्रोकरेज लगा है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर कुछ कराया है तो आपका आ गया है कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों 112 में ही आएगा। नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 112 में आएगा, शॉर्ट टर्म में जाएगा अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो नॉर्मल टैक्स रेट चलता है वही चलेगा। यहाँ पर कोई इंडेक्सेशन नहीं है तो यहाँ पर देगा 12.5%, यहाँ पे लगेगा स्लैब रेट। यहाँ पे आपको कोई इंडेक्सेशन कोई चीज का दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब शेयर सिक्योरिटी का जो केस है उसमें जो मैंने आपको 4 केसेस पढ़ाए हैं, आपको प्रॉपर उसमें डील करना है। तो इसको ना अपन लोग क्या कर लेते हैं, इसको बहुत सी शॉर्ट में पढ़ा देती हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। ऑलरेडी पहले एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये वाले केस में क्या है, एसेट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो 4 कैटेगरी कौन सी है, तो 4 कैटेगरी में पहला है ओरिजिनल शेयर, दूसरा है आपका बोनस शेयर, तीसरा है आपका राइट शेयर, चौथा है आपका राइट एंटाइटलमेंट। फिर उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला गया है कि बिफोर क्या बोलते हैं 2001 है या फिर आफ्टर, ऑन और आफ्टर 2001 है। बिफोर में है तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल विच एवर इज हायर, और यहाँ पर आपका क्या ले लेंगे, एक्चुअल। ठीक है, बोनस शेयर के केस में भी बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। बिफोर में आप लोगे फेयर मार्केट वैल्यू, आफ्टर में आप लोगे निल, राइट में आप लोगे क्या, एक्चुअल कॉस्ट, और राइट एंड टाइटल के केस में क्या लोगे, निल। ठीक है, उसके बाद चारों में आप ये देखोगे कि वो क्या बोलते हैं, अप टू क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म 12 महीने 24 महीने से डिसाइड होगा। लॉन्ग टर्म में वापस से दो ही सेक्शन है, 112A और 112। अगर 112A है तो उसको उसके हिसाब से जाना पड़ेगा, फिर उसमें आपको वापस से FVOC, ठीक है, FVOC माइनस, और ये किसके लिए है, तो ये वाला जो चार्ट है ना वो आप वापस से वहां वाला रिपीट कर लो। ये वाला जो चार्ट है वो यहाँ पर रिपीट होगा। एक काम करते हैं वहां से पेस्ट कर देते हैं तो ज्यादा बेटर लगेगा, फिर मैं उसको एक्सपोर्ट कर दूंगी, क्योंकि वापस से उसको पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है कॉन्सेप्ट। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, ये है टैक्सेशन ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी। तो ये जो है वो आपको
कनेक्ट करना है इस डॉट से, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म का ट्रीटमेंट क्या होगा, कौन से शेयर है अदर देन 112 में इक्विटी शेयर, और अदर शेयर्स का ट्रीटमेंट जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे अगर आप देखते हो तो आपको क्या बोलते हैं, कोई भी कंफ्यूजन या डाउट जो है वो नहीं देना चाहिए, और आपको अगर आपका यही दिमाग में रहेगा तो आपके जो सारे प्रोविजंस आए वो बराबर से चलते रहेंगे। इसके अलावा आपको क्या कुछ सेक्शन ध्यान रखने हैं, तो एक आपका सेक्शन 51 ध्यान रखोगे, एडवांस मनी फॉरफिटेड, सॉरी 51 ना, सेक्शन 51 ध्यान रखोगे, और उसके अलावा एक ध्यान रखोगे सेक्शन 50, एक 50B एक अलग सा कॉन्सेप्ट है। फिर डिफरेंस ऑफ वैल्यूएशन ऑफिसर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जेम्पशन याद रखनी है इसके अलावा आपको, और उसके अलावा बेसिक जो आपका है वो, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे याद रखना है, तो इसको अपन एक्सपोर्ट कर देते हैं, या इसको अपन बाद में एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। अभी अपन अपने आंसर में आ जाते हैं, क्वेश्चन मतलब जो भी सॉल्व करना है उसमें आ जाते हैं, ठीक है। और अगर नहीं एक्सपोर्ट, अगर टेलीग्राम में नहीं आया तो आप लोग मुझे याद दिला देना कि मैम आपने नहीं भेजा है करके। क्या मैं पानी पी सकती हूँ? अब कम टू योर इलस्ट्रेशन, कौन सा कर रहे थे अपन? आई थिंक वी वर डूइंग क्वेश्चन नंबर 62, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रीड किया था, 62 रीड किया है ना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। पेज नंबर क्या है? 63। नाइस। क्या निकालना है आप लोगों को? कैपिटल गेन निकालना है, असेसमेंट ईयर 26-27, ठीक है। कि असेसमेंट 26-27 के लिए कैपिटल गेन, FVOC। तो सबसे पहले अपन लेंगे FVOC। तो कितने में सेल शेयर अनलिस्टेड कंपनी सोल्ड एट 550 पर शेयर। अब जब भी आप शेयर सिक्योरिटी का क्वेश्चन देखोगे तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, और दूसरी बात 112A में है कि 111A में है। तो 112 और 111A के लिए कैसे करना पड़ेगा कि क्या वो इक्विटी शेयर्स है, क्या वो इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स है, या क्या वो यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, और दूसरा क्या वो लिस्टेड है। तो हाँ लिस्टेड है, STT पे हुआ है ऑन परचेज, तो शेयर्स है और लिस्टेड है, तो फिर क्या लगेगा 112A, ठीक है। और 112A क्यों लग रहा है, क्योंकि वो परचेज हुआ है 5 अप्रैल 2017 को और सेल हो रहा है इस साल, ठीक है, तो इसलिए 112A लग रहा है। तो 12 महीने से ज्यादा है ऑब्वियसली, तो 12 महीने से ज्यादा है तो 112A लग रहा है। सेल वैल्यू आपकी आ जाएगी 550 है ना, हाँ, तो 10,000 शेयर्स, 55 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और क्या ट्रांसफर एक्सपेंसेस है क्वेश्चन में? नहीं। अब दे आर एक्वायर्ड बिफोर 31/1/2018, मतलब अप टू, ठीक है, तो यहाँ पर है एक्वायर्ड अप टू 31/1/18। हाँ, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, तो फर्स्ट आप लेते हो बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेकेंड का ए आप लोगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31/1/18, और बी में आप लोगे क्या, सेल वैल्यू, ठीक है। तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है कि जितने में आपने खरीदा है वो क्या है
395 पर शेयर, फेयर मार्केट वैल्यू 390 पर शेयर, सेल वैल्यू है 550 पर शेयर। अब विच एवर इज लोअर, कौन सा लोअर है 390, विच एवर इज हायर, कौन सा हायर है 395। तो यहाँ पर अपन लेंगे 10,000 इंटू 395, 39,50,000, 39,50,000 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 55 माइनस 55 लाख इंटू माइनस 39,50,000, 15,50,000, 15,50,000, तो 15,50,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 1128। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, ये टैक्स रेट पूछ रहा है और क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो ये आपको पूछा हुआ है टैक्स रेट एप्लीकेबल। तो टैक्स रेट है आपका टैक्स रेट इज इक्वल्स टू 12.5% अबव 1,25,000। क्या इसके पास अदर इनकम है? अब हम लोग के पास कोई डिटेल नहीं है। सी अगर अदर इनकम होगी तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट उसमें माइनस होगी, अदरवाइज इसी से माइनस हो जाएगी। तो 15,50,000 माइनस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट माइनस 1,25,000 और बैलेंस में आप क्या इंटू करोगे 12.5%। ठीक है, तो ये मैंने आपको टैक्स रेट बता दिया। अब मैं क्या आपको बोलना चाह रही हूँ कि अगर शेयर्स एक्वायर्ड है अप टू 31/1/18 तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये पहला जो केस था ना उसमें हम लोग हेडिंग डाल दो इफ शेयर्स आर एक्वायर्ड ऑन, शेयर्स एक्वायर्ड ऑन 5 अप्रैल 2017, तो ये 31/1/18 तक एक्वायर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर उसके आफ्टर एक्वायर्ड है तो सेकेंड वाले में आप केस डालो शेयर्स एक्वायर्ड ऑन 5 अप्रैल 2019, तो ये जो है वो एक्वायर्ड है 31/1/2018 के बाद। तो उस केस में अपन कैसे लेंगे? तो सबसे पहले अपन लेंगे एफवीओसी विच इज सेम हाउ मच 55 लाख। ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन डायरेक्टली ले लेंगे जो उसकी परचेज प्राइस है। तो 10,000 शेयर्स इंटू 395 इज इक्वल्स टू 39,50,000। इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू थी वो चेंज नहीं हुई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 1128। हाँ, तो इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर सेम आ रहा है क्योंकि यहां पर आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कम है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। अगर फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा होती कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से तो उस केस में फर्क पड़ता। ठीक है, तो ये वाला जो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है वो कहाँ लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट बुक में। ये जो हमने लिखा है ना कि पहले एक्वायर किया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, बाद में एक्वायर किया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो क्या होगा, तो ये जो है वो आपका आ जाएगा। ये हो गया 62 आपका हो गया। अब 62 में अपना फर्स्ट वाला पॉइंट हुआ है, अब अपन सेकेंड वाला रीड करेंगे। तो अब आ जाओ अपन इसमें मिस्टर ए क्या बोलता है। ये मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस विच वॉज परचेज ऑन 1 सितंबर 2016 फॉर ₹9 लाख। ही सोल्ड द हाउस ऑन 4 सितंबर 2025 फॉर 19 लाख। स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटीज वैल्यूएशन आ गया 45 लाख। इन्वेस्टेड 19 लाख ऑन NHAI बॉन्ड ऑन 21 मार्च 2026। अगर आप देखोगे तो यहां तक तो क्या निकल रहा है बेटा, कैपिटल गेन जो है वो निकल रहा है। सिर्फ ये जो एक लाइन है वो किस में डिपेंड करती है, आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन करेंगे पहले कैपिटल गेन निकालेंगे। तो अपन जाएंगे अपन इधर पार्ट नंबर 2। सबसे पहले आपका आएगा FVOC।
FVOC कितना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी गई है तो अपन लगाएंगे क्या 50C। और 50C क्या बोलता है कि अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है 110% ऑफ सेल वैल्यू से, तो आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को FAC ले लोगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये 45 लाख है, 45 लाख मोर देन 110% ऑफ 19 लैक्स, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा है। तो इसको अपन ले लेंगे क्या 45 लाख FVOC माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमारा आएगा वो आएगा आपका 9 लाख। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 9 लाख। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 45 माइनस 9 कितना होगा 36 लाख, 36 लाख। फिर क्वेश्चन में एक एग्जामिशन दी है और उसने इन्वेस्ट कब किया है 21 मार्च 2026 को, और घर सेल कब हुआ है 4 सितंबर 2025। तो अगर मैं 4 सितंबर 25 से लेके 6 मंथ्स कैलकुलेट करूँ ना, तो 6 मंथ्स की डेट आएगी आपकी 10 10 11 12 1 2 3, मतलब मार्च। तो कितना मार्च हो रहा है 4 मार्च। बेसिकली उसको 4 मार्च तक इन्वेस्ट कर लेना था, बट उसने कब इन्वेस्ट किया 21 मार्च को किया है। तो सिंस वो आफ्टर 6 मंथ्स टाइम लिमिट है, तो नो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC सिंस इन्वेस्टेड आफ्टर 6 मंथ टाइम फ्रेम आफ्टर ट्रांसफर AFTR आफ्टर ट्रांसफर। ट्रांसफर के 6 महीने बाद तक इन्वेस्ट करना था बट उसने नहीं किया, नील। तो कैपिटल गेन आपका हो जाएगा 36 लाख। ठीक है, यहाँ पर अगर आप टैक्स लायबिलिटी निकालोगे तो इंडेक्सेशन का भी ऑप्शन होता है। तो टैक्स लायबिलिटी में टैक्स ऑफ रेट बोला है एप्लीकेबल, बट टैक्स लायबिलिटी निकालने जो है वो नहीं बोला है। इन केस अगर इंडेक्सेशन होगा तो क्या होगा, तो अगर इंडेक्सेशन होगा तो FVOC तो आपका 45 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल्स टू 9 लाख डिवाइडेड बाय 100 ही नहीं, पर 1 सितंबर 2016। तो 1 सितंबर 2016 मतलब 16 17 264। तो यहाँ पर अपन ले लेंगे क्या 264 इंटू 376। तो मेरा आंसर आ जाएगा 9 लाख इंटू 376 डिवाइडेड बाय 264 इज इक्वल्स टू 12,81,818। 12,81,818 ये माइनस कर देंगे तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन के बाद माइनस 40 लाख इज इक्वल टू 32,18,800 32,18,181। तो 182 भी कर सकते हो आप, 0.8 है तो 182। ठीक है, तो इंडेक्सेशन के बाद वाला कैपिटल गेन है। अब आप टैक्स रेट इसमें लगाओगे कितना, तो इसमें लगाओगे 12.5% और इसमें लगाओगे लगभग 20%। तो यही वाला आंसर जो है वो बेटर आएगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाए अपन क्वेश्चन बैंक के अंदर। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर। ठीक है, क्या बोलता है ये, मिसेस महालक्ष्मी एन इंडिविजुअल एज 68 ईयर्स सीनियर सिटीजन है, आपको ध्यान रखना है। मॉर्गेज हर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज फॉर ₹3 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2002। ठीक है, 2002 में खरीदी थी और मॉर्गेज करती है उसको विद द बैंक अंडर नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। आपको पढ़ाया था नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम लास्ट क्लास में।
सैंक्शनड अ लोन ऑफ 20 लाख, 20 लाख का लोन मिल गया. As per the said scheme, she was receiving loan amount in equal monthly installment of rupees 30,000 per month from bank. Mrs. Mahalakshmi was not able to repay the loan on maturity in lieu of settlement of loan, surrenders the residential property to bank. Bank sold the property for 25 lakh on 22 February 2026 and she has no other income during the year. Discuss the tax consequence and compute tax for assessment year if she has shifted out of default tax regime. टैक्स कंसिक्वेंस डिस्कस करना है और टैक्स निकालना भी है. ठीक है, तो ज्यादा फॉर्मेटिंग में ना फोकस करते हुए कॉन्सेप्ट में फोकस करते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 61. ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा इलस्ट्रेशन और पेज नंबर. अब यहाँ पर महालक्ष्मी, तो महालक्ष्मी की अपने को एक फोटो चाहिए. ये है महालक्ष्मी जिसका एज कितना है 68 ईयर्स. जिसने अपना घर दे दिया है बैंक को. मॉर्गेज दी हाउस प्रॉपर्टी टू बैंक. बैंक, ये बैंक, बैंक का नाम दिया है क्या? नहीं, एबीसी बैंक. एबीसी बैंक. तो ये जो मॉर्गेज कर रही है, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही है एज अ मॉर्गेज, तो ये नॉट अ ट्रांसफर एज पर 47. ठीक है, तो ये ट्रांसफर नहीं है और जब ट्रांसफर नहीं होता वहां पर कैपिटल गेन नहीं लगता है. जो लोन की मंथली इंस्टॉलमेंट, तो लोन इज नॉट एन इनकम, तो ये जो आपको पैसा मिल रहा है ये क्या है, एग्जेम्प्ट है, आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं है. ठीक है, तो वही बोल रहा है कि पहले इसने घर दे दिया, उसके बदले वो लोन ले लिया. अब जब रीपेमेंट का टाइम आया ना सर, तो रीपेमेंट के टाइम पे मैडम ने पैसा नहीं दे पाई बैंक को, तो बैंक क्या कर रही है, अब इस प्रॉपर्टी को सेल कर रही है. किसको सेल कर रही है? ये वाली प्रॉपर्टी जो है अब वो हो गई सेल में आ गई है. अब जब सेल होगा ना, तो कैपिटल गेन लगेगा इन हैंड ऑफ महालक्ष्मी. महालक्ष्मी को कैपिटल गेन जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये ट्रांसफर एज पर सेक्शन 47 और अब कैपिटल गेन लगेगा. तो जब कैपिटल गेन लगेगा तो एफवीओसी क्या होगा सर, जितने में बिका. तो यहाँ पर आपका है 25 लाख में बिक गई प्रॉपर्टी, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में खरीदी थी 3 लाख में, और बैंक में तो माइनस कर दे तो कितना हो गया 22 लाख. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका हो गया 22 लाख. अब शी हैज नो अदर इनकम ड्यूरिंग द ईयर, और कोई इनकम है नहीं, आपको टैक्स कॉन्सिक्वेंस उसका डिसाइड करना है. ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकाल रही हूँ. टैक्स लाइबिलिटी निकालते टाइम मैं बोलूंगी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112 shall be taxable लोअर ऑफ फॉलोइंग. इन दोनों में से जो भी लोअर होगा ना वो टैक्सेबल होगा. तो पहला क्या बोलता है, 20% विथ इंडेक्सेशन, कि 20% विथ इंडेक्सेशन, और दूसरा आपका है क्या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, की विद इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन. तो 20% विद इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन यहां पर है. अब ये नहीं पता, इसको वर्किंग नोट के थ्रू निकालना पड़ेगा. तो कैपिटल गेन अगर मैं इंडेक्सेशन लूंगी तो एफवीओसी क्या होता है, तो एफवीओसी में आएगा 25 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितना है मेरा 3 लाख, नहीं कितना है मेरा 3 लाख, हाँ, और 1 अक्टूबर 2002 मतलब 2/3, तो 2/3 का है 105. तो यहां पर मैं ले लूंगी क्या 105 इंटू 376 इज इक्वल्स टू
3 लाख डिवाइडेड बाय 105 इंटू 376 इज इक्वल्स टू 10,74,000, 10,74,285 है क्या, 6 है, 286 माइनस 25 लाख इज इक्वल्स टू, आपका आंसर आ जाएगा 14,25,714। अब इस 14 लाख में पहले मैं बेसिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस बेसिक एग्जामिशन लिमिट करूंगी 3 लाख, क्योंकि वो 68 ईयर्स की है, और जो बैलेंस आएगा इंटू 12.5%, तो प्लस 3 लाख इज इक्वल्स टू, मतलब माइनस 3 लाख, 11,25,714, ठीक है, इंटू 20% टैक्स रेट, इंटू 20%, आपका आंसर आ गया है 2,25,143। 2,25,143। ठीक है, 2,25,143, तो यहाँ पर आपका आ गया है 2,25,143। अब यहाँ पर अपन लेंगे क्या, 22 लाख लिखा हुआ है ना, तो 22 लाख माइनस 3 लाख इंटू 12.5%, तो मेरा आंसर आ जाएगा 22 - 3 करेंगे तो आएगा 19 लाख, 19 लाख माइनस 3 लाख इंटू 12.5% इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 लाख रुपए। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, 2 लाख, आपका आंसर आया 2,25,000, और ये देख वापस से राइट, 19 लाख, 19 लाख इंटू 12.5% इज इक्वल टू, सॉरी गलत आ गया, आपका आंसर आया है 2,37,500, ठीक है, 2,37,500। तो लोअर कौन सा है बेटा, लोअर है आपका 2,25,143 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो 4% का अगर सेस लगेगा तो 2,25,143 इंटू 4% इज इक्वल्स टू 9,005, 9,006, प्लस कर देंगे टोटल टैक्स लाइबिलिटी प्लस इक्वल्स टू 2,34,149, ठीक है, 2,34,149, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर क्या है, 60, क्या बोलता है ये, मिस्टर मिस गुंजन परचेज अ लैंड एट अ कॉस्ट ऑफ 50 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर 1-2 में उसने 50 लाख का लैंड खरीदा, ठीक है, एंड हेल्ड द सेम एज कैपिटल एसेट 3/31 2013। She started a real estate business on 1st September 2013 and converted the said land into stock in trade on her business on the said date. The fair market value of the land was 320 lakh. She constructed 8 flats of equal size, quality, and dimensions, and cost of construction of each flat was 36 lakh. Construction was completed in January 2026. She sold 5 flats for 90 per flat in February 2026. She invested 70 lakh in bonds issued. ये इन्वेस्टमेंट है तो इसको एग्जेम्पशन के लिए यूज करना है, ठीक है, कब इन्वेस्ट किया, 31 मार्च 2026 को। कंप्यूट कैपिटल गेन बिजनेस इनकम अराइजिंग फ्रॉम अवर ट्रांजैक्शन इन हैंड्स ऑफ गुंजन फॉर असेसमेंट ये 26-27, इंडिकेटिंग क्लियरली रीजंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम।
ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका 60, पेज नंबर क्या है 60, पेज नंबर है आपका 63। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी यहाँ पर टाइमलाइन, और टाइमलाइन बना के आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। क्या समझाना चाहती हूँ कि 2001 2 2001-2 में 2001-2 में कॉस्ट ऑफ लैंड, लैंड खरीदी गई थी जिसका क्या था 50 लाख रुपीस कॉस्ट था। ठीक है। एंड हेल्ड एज सेम एज कैपिटल एसेट टिल 31 अगस्त 2013, और कन्वर्ट कब किए 1 सितंबर को। तो इसको पास कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ 1 सितंबर सितंबर 2013 को इसने कन्वर्ट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो पहले ये कैपिटल एसेट था और उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है। और फेयर मार्केट वैल्यू वाज 320 लाख, और उस दिन में फेयर मार्केट वैल्यू थी इसकी 320 लाख, इसकी बेटा लैंड की कन्वर्जन वाले डेट में। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन जनवरी 26, जनवरी 26 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, मतलब कोई घर बना रही थी उसका। तो क्या घर बनाए उसने, 8 फ्लैट बनाए इक्वल साइज क्वालिटी के। ठीक है। ईच कॉस्ट इज 36 लाख, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 36 लाख ईच। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी, तो 36 लाख रुपए ईच। ठीक है। 36 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ईच आएगी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज 36 लाख ईच। ठीक है। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, शी सोल्ड 5 फ्लैट ऑफ 90 लाख, 90 लाख पर फ्लैट सेल हुआ है यहाँ पर। 5 फ्लैट 90 लाख पर फ्लैट, फ्लैट 5 फ्लैट सेल कर दिए हैं, और 70 लाख रुपए उसने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है इसके बाद। तो ठीक है, वो भी देख लेंगे। बॉन्ड में इन्वेस्ट कब किया है, इन्वेस्ट किया है 31 मार्च, 70 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 70 लाख एनएचआई के बॉन्ड में। टाइम है आपका 31 मार्च 2026, और जो सेल है इसकी फरवरी 26 में हुई है, फरवरी 26। ठीक है, मतलब ये जो है वो ये प्रीवियस ईयर में हुआ है, ये प्रीवियस ईयर में हुआ और ये प्रीवियस ईयर में। अब अगर आप देखोगे बेटा, तो मैं पर्पल कलर से कर रही हूँ, यहां से यहां तक क्या है, कैपिटल एसेट है, और यहां से लेके यहां तक ये क्या है आपका, तो ये है आपका क्या बोलते हैं, स्टॉक इन ट्रेड है। ठीक है, रेड कलर से कर दो, स्टॉक इन ट्रेड। तो यहाँ वाला जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन में जाएगा, और ये वाला जो डिफरेंस है वो क्या बोलते हैं, पीजीबीपी में जाएगा। अब ये जो है वो क्या है, कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो रही है। तो क्या ये एक्सेप्शन है, हाँ है। हमने क्या लॉजिक से याद किया था कि कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड बढ़ रहा है मतलब बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, सरकार को फायदा हो रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या बोलता है कि आपको क्या बोलते हैं, जिस साल में आप सेल करोगे उस साल में आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, और एग्जेम्पशन जो है वो मिल रही है आपको फरवरी 2026, मतलब 26 27 25 26 में। ठीक है, तो अब
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपिटल गेन भी और हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, पीजीबीपी भी। तो यहां से यहां तक तो वो सिर्फ क्या था, कैपिटल एसेट था। तो यहां पर मैं ले लूंगी एफवीओसी कितना 320 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया आपका 50 लाख। डिफरेंस आ गया आपका 320 माइनस 50 इज इक्वल टू 270 लाख, 270 लाख। और ये है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट ये जो है वो कितने के लिए है, 8 फ्लैट का है, क्योंकि 8 फ्लैट का स्पेस था और हमने बेचा कितना है 5 फ्लैट। तो यहाँ पे प्रपोर्शनेट कैपिटल गेन, प्रपोर्शनेट कैपिटल गेन तो 270 लाख इंटू 5/8 इज इक्वल्स टू 270 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 168.75। तो यहाँ पर आपका जो टैक्सेबल होगा हमारे करंट असेसमेंट ईयर में वो टैक्सेबल होगा 168.75 और बचा हुआ जब 3 फ्लैट सेल होगा तो वो टैक्सेबल होगा। अब यहां से यहां तक क्या लगेगा, पीजीबीपी लगेगा। तो पीजीबीपी में सबसे पहले आप क्या ले लोगे, सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू जो है वो 5 फ्लैट की 90 फ्लैट ईच, 5 इंटू 90 लैक्स ईच। तो 90 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना 450 लाख, ठीक है। माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड जो अपन लोगों ने कैपिटल गेन में टैक्सेबल की है, तो वो ये आपका 320 पूरे का है। तो इंटू 5/8 कितना हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 320 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 200 लाख। तो 200 लाख उसका माइनस कर देंगे। माइनस कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है तो 90 लाख नहीं 36 लाख ईच फ्लैट का है। तो 36 लाख इंटू 5 तो आपका आंसर आ जाएगा 36 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 180 लाख। तो 180 लाख इसका माइनस कर देंगे। तो मेरा जो पीजीबीपी आएगा इस साल में प्रपोर्शनेट ऑफ दी 5 फ्लैट, क्योंकि 5 फ्लैट बिका तो 5 फ्लैट का टैक्सेबल होगा 450 माइनस 200 माइनस 180 इज इक्वल टू कितना 70 लाख। तो पीजीबीपी में कितना जाएगा 70 लाख और कैपिटल गेन में कितना जाएगा 168.75 फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, क्योंकि 26-27 में ही तो आपका फ्लैट बिका है ना। तो जिस साल में आपका फ्लैट बिकेगा और जिस साल में आपको पैसा आएगा उस साल में आपको कैपिटल गेन लगेगा। तो कैपिटल गेन भी लग गया और पीजीबीपी भी लग गया। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। क्या बोला है, कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम अराइजिंग, क्या टैक्स वैक्स बोला है, नहीं। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी और फॉर्मेटिंग तो अभी तक आप सीख गए होगे, ठीक है। अब क्या बोलता है, मिस्टर मार्टिन सोल्ड इज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन 8 जून 2025, ठीक है, फॉर रुपीज 70 लाख। नाउ दिस वाज परचेज्ड बाय हिम फॉर रुपीज 20 लाख ऑन 5 मई 2006। तो एक मिनट, ये येलो कलर जो है वो क्या है, सोल किया है 70 लाख में, ग्रीन कलर से बोल रहे थे परचेज किया है, ठीक है। नाउ he has paid 50,000 as brokerage for sale of said property, transfer expenses है, stamp duty value 99 लाख। अब ये जो है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट की बात है। तो ये आपको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन मिल जाएगी, बॉट अनदर हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पशन, डिपॉजिटेड 10 लाख इन दिस 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 बॉन्ड एंड दिस 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 बॉन्ड, ठीक है। प्लस एक चीज और लिखी हुई है, ये डिपॉजिट, अच्छा नहीं, ये 54 ईसी है, एनएचएआई के बॉन्ड है, 54 ईसी का एग्जाम्पशन है। कौन सा वाला, 10 लाख वाला, 10/11 को this and deposited 10 लाख on 10 जुलाई in capital gain deposit scheme for construction of additional floor। तो कैपिटल गेन स्कीम, तो ये भी क्या है 54। 54 के दो एग्जाम्पशन याद रखना, ये वाला भी और ये वाला भी, मतलब ये 15 लाख और ये 10 लाख वाला। अब क्या निकालना है सर, तो निकालना है आपको कैपिटल गेन इनकम और ऑल्सो इनकम टैक्स पेबल ऑन अजम्पशन दैट ही हैज नो अदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है। तो आपको कैपिटल आंसर मतलब दोनों निकालना है आपको। तो इलस्ट्रेशन क्या है आपका, तो आपका इलस्ट्रेशन है 59, पेज नंबर है आपका 63, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, कैपिटल गेन, एफवीओसी। एफवीओसी में एसडीवी भी दिया हुआ है तो अपन लगाएंगे क्या 50C। तो बोलता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है 110% ऑफ सेल वैल्यू से।
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 99 लाख, सेल वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 70 लाख इंटू 110%। क्या ये ज्यादा है? डेफिनेटली ज्यादा है। तो अपन यहाँ पे कितना ले लेंगे? 99 लाख माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, 50,000 रुपए क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो 50,000 रुपए माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा नेट कंसिडरेशन 80 नहीं 99 का 98,50,000। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 98,50,000। ये हो गया आपका। अब मैं माइनस कर दूंगी क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर मैं देखूं तो परचेज बाय हिम फॉर 20 लाख, 20 लाख में उसने खरीदा था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है आपकी 20 लाख। क्या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अभी दी हुई है क्वेश्चन में? नहीं। तो 98 माइनस 20 आपका हो जाएगा 78। तो 78,50,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिफोर एग्जाम्शन कि एग्जाम्शन से पहले जो है वो है 78,50,000 माइनस एग्जाम्शन। कौन सी वाली चाहिए? तो एग्जाम्शन पहले 54 वाली। तो अपन लोगों ने अनदर हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, 15 लाख रुपए डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस एग्जाम्शन जो वापस से एडिशनल फ्लोर के लिए डिपॉजिट किया है। तो कितना डिपॉजिट किया एडिशनल फ्लोर के लिए? 10 जुलाई 2026 को किया है 10 लाख। तो 10 लाख की भी एग्जाम्शन मिल जाएगी। और 54 ईसी की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्शन जो है 54 ईसी बॉन्ड्स वाले का, तो उसने डिपॉजिट किया है 10 नवंबर 25 को और सेल किया है 8 जून को। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो नवंबर में कर दिया तो ये भी मिल जाना चाहिए। तो आपको ये मिल जाएगा क्या? 15 लाख, और ये 10 लाख नहीं मिला। 10-10 लाख दोनों में इन्वेस्ट किया। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम एसबी कंस्ट्रक्शन एडिशनल फ्लोर 10 जुलाई को कर दिया है वो। मिल जाएगा 54 ईसी का भी मिल जाएगा। ठीक है, 54 ईसी का भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये जो है वो, हाँ, आपको यहाँ पर 54 ईसी का लेना पड़ेगा। 54 ईसी का कितना एग्जाम्शन है? 54 ईसी का एग्जाम्शन है 10 लाख। तो 10 लाख का एग्जाम्शन यहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, तो आपको आ गया 78,50,000 माइनस 20 लाख 35 लाख माइनस 35 लाख इज इक्वल टू 43,50,000। 43,50,000, दिस इज वॉट योर क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज। कैपिटल गेन निकालना है और इनकम टैक्स कंप्यूटेबल निकालना है। ठीक है, तो अब अपन निकालेंगे क्या? टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी में आपको पता है दोनों का लोअर लगता है, तो पहला अपन लेंगे 20% विथ इंडेक्स और दूसरा है आपका 12.5% विदाउट इंडेक्स। whichever इज लोअर। वर्किंग नोट नंबर इधर चले जाएगा 1। अब इसमें 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन कुछ लिखा है और नहीं। 43,50,000, क्या कोई एज लिखी हुई है मार्टिन की? नहीं, मार्टिन इज क्वाइट यंग। 2.5 लाख रुपए बेसिक एग्जामिशन लिमिट into 12.5% is equals to how much? So 43,50,000 minus 2.5 लाख into 12.5% is equals to 5,12,500 और 20% विथ इंडेक्सेशन। तो 20% विथ इंडेक्सेशन अगर आप लोगे तो आपका आएगा
ये नीचे निकालना पड़ेगा इंडेक्स वाला। इंडेक्स वाले के लिए विथ इंडेक्सेशन निकालने के लिए सबसे पहले मैं लूंगी नेट कंसीडरेशन। नेट कंसीडरेशन क्वेश्चन में निकाल चुकी हूँ, जो कि आया है मेरा 89 लाख समथिंग, 98,50,000, 98,50,000 माइनस करूंगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ, कितने का घर खरीदा है? 20 लाख का खरीदा है ना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख, 20 लाख की खरीदी, लेकिन कब खरीदी? तो 20 लाख की खरीदी है 6-7 में। तो 6-7, 6-7, 122, 122 इंटू 376, बस हो गया, वहां से निकल जाएगा। 20 लाख डिवाइडेड बाय 122 इंटू 376 इज इक्वल टू 61 लाख, 61,63,934 माइनस कर दो 98,50,000, माइनस 98,50,000 इज इक्वल्स टू 36,86,066, 36,86,066, 36,86,066, 61,63,000, 61,69,34 और माइनस कर दिए इसमें 36,86,066। ये माइनस हो गया। अब अगर इसका क्या निकालना है, टैक्स लायबिलिटी, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो कितनी आ गई? 2,50,000। इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34,36,000, 34,36,066, ठीक। अब इंटू इंटू 20% इज इक्वल्स टू 6,87,213, 6,87,213, 6,87,000, तो यहाँ पर है 6,87,213। तो ये वाला कम है, 5,12,500 वाला। तो 5,12,500 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। एक मिनट, घर खरीदा गया है कब? 5 मई 2006 ना। 5 मई 2006 मतलब 6-7, और 6-7 का कितना है? 6-7 का 122, तो 122 इंटू 376। अच्छा, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे अपन लोगों ने एक गलती कर दी है कि यहाँ पे अपन लोगों ने एग्जेम्पशन माइनस नहीं किए, माइनस एग्जेम्पशन, और एग्जेम्पशन ऊपर में माइनस किए कितनी? 35 लाख। तो 35 लाख जब आप इसमें से माइनस कर दोगे ना, तो आपका आएगा 1,86,066, और माइनस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कर दोगे 186, तो टैक्स लाइबिलिटी क्या आ जाएगी? 0। तो यहाँ पर आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो यहाँ पर कितनी आ गई? 0। तो यहाँ पे कितनी आ गई? 0। तो यहाँ पर कितनी आ गई? 0। टोटल में कितनी आ गई है? 0। आई होप आई एम करेक्ट। ये आपका है क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 50।
9. अब come to your question bank, and question number 58 is your homework because it is ditto same as this. Or let's solve question number 56 first. Okay, because it's a bit different. Okay, Miss Nilima has purchased 500 equity shares. नीलिमा जो है वो 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 30 पर शेयर. अब ब्रोकरेज जो है वो क्या है 1%. इन February 1996 she got 50 bonus share in September 99 and ठीक है चलो 50 बोनस शेयर सितंबर 1999. तो पहला उसने परचेज किया है, दूसरा आपका बोनस शेयर है. She again got 550 bonus share by virtue of her holding in March 2005. Fair market value of shares of A Limited as on 1/4/2001 is 45. In January 26 she transferred all the shares added at 280 per share. Brokerage है 2%. The fair market value of shares on 31/1 is 150 per share. Compute capital gain in hands of Miss Nilima assuming A Limited is an unlisted company. STT is not applicable at the time of sale. A Limited is listed company and all the shares and security transaction tax has been paid or listed. मतलब A Limited listed company है तो क्या होगा और A Limited unlisted company है तो क्या होगा. ठीक है, तो 500 इक्विटी शेयर्स ओरिजिनल थे, उसमें 50 बोनस शेयर्स थे और 50 बोनस शेयर उसको फिर बाद में मिले. उसको 2 बोनस शेयर्स मतलब एक एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 और एक ऑन और आफ्टर 1/4/2001. ठीक है, तो बहुत ही इजी सवाल है, आओ मिल के जवाब दें. ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 56. ठीक है, पहला है आपका ओरिजिनल शेयर, दूसरा है आपका बोनस शेयर और तीसरा है आपका सेकंड बोनस शेयर, क्योंकि उसको पहले और बाद में 2 बार मिला है. ठीक है, अब पहला है आपका ए लिमिटेड इज अनलिस्टेड. अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो क्या होगा. ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या लेंगे FVOC सेल वैल्यू. तो हमारे पास जो बोनस शेयर्स थे और ओरिजिनल शेयर्स थे वो कितने कितने थे, तो ये हैं आपके फर्स्ट वाले आपके 500 शेयर्स, बोनस शेयर 50 मिले और उसके बाद उसको 550 बोनस शेयर्स मिले. इसका है रुपीज कितने में बिका है 280 पर शेयर 280 पर शेयर. ठीक है, तो 500 इंटू 280 पर शेयर इज इक्वल्स टू 1,40,000. और बोनस शेयर आपका है 50, तो 280 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 14,000 और 280 इंटू 550 इज इक्वल्स टू 1,54,000. ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, बिल्कुल है, एट द रेट ऑफ कितना परसेंटेज है ट्रांसफर एक्सपेंसेस 1%. 1% है क्या 2%, सॉरी 2%. ब्रोकरेज एट द रेट 2%, तो इसका है 2800 माइनस करेंगे, इसका माइनस करेंगे 280 और इसका माइनस करेंगे 3080 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 137,200. इधर आएगा आपका 13,720 और इधर आ जाएगा आपका 150,920. ठीक है, 150,920, तो ये आपका हो गया क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब ये हो गया है, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अनलिस्टेड कंपनी है और ये एक्वायर्ड है बिफोर 1/4/2001. अनलिस्टेड कंपनी है और 1/4/2001 से पहले एक्वायर्ड है.
तो 1/4/2001 का वो क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2021 45, ठीक है। तो ओरिजिनल के केस में अपन लेंगे 500 इंटू 45 रुपए, कितना हो गया आपका, इज इक्वल्स टू 22,500। फेयर मार्केट वैल्यू 45, एक मिनट, 30 पर शेयर, आंसर तो 30, 15,000। ये करेक्ट है। 500 इंटू 45 कितना आ जाएगा आपका, 22,500, माइनस कर दोगे आप, तो यहाँ पर आप लोगे 22,500। सेकेंड वाला आपका बोनस शेयर अनलिस्टेड कंपनी है और बोनस शेयर आपको पहले मिले तो फेयर मार्केट वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा 2250। और ये लास्ट वाला आपका आएगा क्या, क्योंकि बाद में एक्वायर हुआ है तो नील, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कैपिटल गेन है वो आ जाएगा 137,200, 137,200 माइनस 22,500 इज इक्वल्स टू 1,14,700। और उसके बाद 13,720 माइनस 2250 इज इक्वल्स टू 11,470 और 1,50,920। ये आपका क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ओरिजिनल शेयर है तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल विचएवर इज हायर। बोनस शेयर है और 2001 से पहले एक्वायर्ड है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा फेयर मार्केट वैल्यू। बोनस शेयर 2001 के बाद एक्वायर्ड है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा नील, तो इसलिए अपन लोगों ने नील फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विचएवर इज हायर, ठीक है। सेम ए लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी, ए लिमिटेड सॉरी लिस्टेड कंपनी, ऊपर में क्या किया है अनलिस्टेड, अब क्या कर रहे हैं लिस्टेड, तो वापस से यही लिखेंगे ओरिजिनल शेयर, दूसरा लिखेंगे बोनस, तीसरा लिखेंगे सेकंड बोनस, बोनस शेयर, ठीक है। और ये आपका शेयर 500 शेयर, 50 शेयर और 550 शेयर। अब अगर मैं बात करूं नेट कंसिडरेशन तो सेम रहेगा यहाँ तक, तो नेट कंसिडरेशन, ये नेट कंसिडरेशन था बेसिकली, नेट कंसिडरेशन, तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, कॉपी, नेट कंसिडरेशन आ गया तीनों का ये, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो पहले बात करते हैं ओरिजिनल शेयर की, तो पहले लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेकेंड अपन लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31/1/18 और दूसरा तीसरा अपन लेते हैं क्या, सेल वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 45, क्योंकि वो और वो फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। 31/1/18 की जो वैल्यू है वो है आपकी 150 रुपये और बेचने का जो आपका प्राइस है वो आपका है 280 रुपये। तो ये और ये विच एवर इज लोअर, ये और ये विच एवर इज हायर, तो आपका आंसर आ जाएगा 150। तो यहाँ पर आप लोगे 500 इंटू 150, कितना आ जाएगा, 75,000 माइनस कर दोगे, यहाँ पे आप इंटू करोगे बोनस शेयर के केस में, तो बोनस शेयर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है 45, सेकेंड फेयर मार्केट वैल्यू क्या है 150, सेल वैल्यू क्या है 280, तो विच एवर इज लोअर विच एवर इज हायर, कौन सा आएगा 150। यहाँ पे 50 इंटू 150
सॉरी 150, हाँ 50 इंटू 150 कितना आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 7500। तो 7500 अपन यहाँ माइनस कर देंगे। और थर्ड वाले केस में अपन देखेंगे तो सेकंड बोनस शेयर के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है बेटा, नील। फेयर मार्केट वैल्यू क्या है 150, सेल वैल्यू क्या है 280, ठीक है। सेकेंड, विच एवर इज लोअर विच एवर इज हायर, लोअर क्या है 150, हायर क्या है 150, तो सेम। तो यहाँ पे अपन लेंगे 550 इंटू 150, क्या आंसर आएगा 550 इंटू 150 इज इक्वल टू 82,500। तो ये माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा कैपिटल गेन 82,500 माइनस 150, 920 इज इक्वल टू 68,420, 68,420। उसके बाद 13,720 माइनस 7,500 इज इक्वल टू 6,220, 6,220। और 1,37,200 माइनस 75,000 इज इक्वल टू 62,200। तो ये जो है वो आपका लिस्टेड कंपनी के केस में है और ये जो है वो आपका अनलिस्टेड कंपनी के केस में है। तो जब लिस्टेड है तो ज्यादा अच्छा आंसर है एज कंपेयर टू अनलिस्टेड, मतलब कम है कैपिटल के, ठीक है। अब इसके बाद कम टू योर क्वेश्चन बैंक एंड सी व्हाट इज द लेफ्ट थिंग। सबसे पहले आ जाओ, ये पेंडिंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, मिस स्मृति परचेज 40 कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट listed on recognized stock exchange for 10,000 on 1st Jan 2008. She sold all the bonds on 40,500 per bond on 28 June 25, invested 80,000 in the bonds of Nabad on 8 November 25 and 70,000 in NHAI bonds. Compute tax liability of Smriti assuming that she has no other income chargeable to tax. टैक्स लाइबिलिटी निकालने बोल दिया मतलब कैपिटल गेन तो निकालना ही है ना, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 52। 52 में एफ वी ओ सी। अब अगर आप देखोगे 52 ना, 40,500 रुपए पर बॉन्ड इंटू 40 कितना हो गया बेटा आपका 16,000, सॉरी 16,20,000। क्या कोई ट्रांसफर एक्सपेंस है, नहीं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10,000 रुपए एक उसकी है इंटू 40 कितना हो गया आपका 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए माइनस कर दोगे, 4 माइनस किया तो बच गया आपका 12,20,000, 12,20,000। अब अब अपन क्या करेंगे, तो अब अपन एग्जामिशन माइनस करेंगे 54 ईसी का। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे क्वेश्चन बैंक, एक तो इन्वेस्ट किया नाबार्ड के बॉन्ड्स में, नाबार्ड के बॉन्ड में कोई एग्जामिशन नहीं है। दूसरा इन्वेस्ट किया है 31 मार्च 26 को इन्वेस्ट किया है, सॉरी नाबार्ड में 80,000 डाला है, इसकी कोई एग्जामिशन नहीं, 17,000 डाला है एनएचआई में 31 मार्च 26 को। और इन्वेस्ट किया क्या अगस्त में, तो अगस्त में, अगस्त बाद 1 अगस्त है क्या, यहाँ 1 अगस्त, अरे 1 अप्रैल है बे, नहीं सोल्ड किया है 25-26 जून, जून में किया हुआ है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 6 महीने से ऊपर हो चुका है। तो क्या 54 इसी में मिलेगा, नहीं। सेल की डेट से आपको 6 महीने देखने होते हैं, तो सेल की डेट से अगर आप 6 महीने देख रहे हो तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, तो सेल की डेट से अगर आप 6 महीने देख रहे हो तो फिर आपको नील हो जाएगा क्योंकि 6 महीने के बाद इन्वेस्ट किया है। 54 ईसी नील, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आ गया है 12,20,000। अब इसमें क्या निकालना है, टैक्स लाइबिलिटी निकालना है आपको, और अंडर सेक्शन ये क्या है 112 है। तो अगर आप 12,20,000 हैं और 12,20,000 माइनस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। अब क्वेश्चन बैंक में क्या कोई एज दिखी हुई है, नहीं, 2.5 लाख सीधा 2.5 लाख रुपीज माइनस कर दो और इनटू कर दो 12.5% से, तो 12,20,000 माइनस 2.5 लाख इंटू 12.5% इज इक्वल टू 21, 2, 2.5,
वापस से 12,20,000 माइनस 12,20,000 माइनस 2.5 लाख इंटू 12.5% इज इक्वल टू 21,250। तो इसका आंसर आया 1,21,250। ठीक है, प्लस 4% करेंगे तो इंटू 4% 4,850 प्लस इक्वल्स टू 1,26,100 1,26,100। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टैक्स लाइबिलिटी। तो जो उसने पूछा था वो आपको मिल गया। उसके बाद क्या बोला हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, टोटल इनकम ऑफ मिसेस जेड कितना है, 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए उसकी टोटल इनकम है, विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000, विनिंग ऑन लॉटरी 20,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10,000, टोटल इज 60,000। मतलब इस 3.5 लाख में 60,000 रुपए जो है वो स्पेशल इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम है 50,000। आपको टैक्स निकालना है जेड इफ शेयर शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो यहां पर टैक्स लगेगा आपका 112 के हिसाब से, तो इंटू 12.5%, विनिंग फ्रॉम लॉटरी इंटू 30% और यहाँ पर लगेगा इंटू 20%। और ये जो आपका बैलेंस पे लगेगा स्लैब रेट। ठीक है, तो अगर मैं इसका टैक्स निकाल दूं 112 का 30,000 का, हाँ 30,000 इंटू, यहाँ ही लिख लेते हैं टैक्स लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, आपका 53। ठीक है, अब 112 में 30,000 इंटू 12.5% कितना हो गया, 3,750। 115 डबल बी में आपका हो गया है 115 डबल बी इज इक्वल्स टू 20,000 30%, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 30%, 20,000। तो यहाँ पे 20,000 इंटू 30% कितना हो गया, 6,000। अब 111A में आपका 20% है तो 10,000, 2,000, बैलेंस आपका बच गया तो 3,50,000। अच्छा, टोटल इनकम तो 3,50,000 प्लस 50,000। ठीक है, माइनस 60,000। अब इसमें स्लैब रेट से निकालना है। एक चीज समझना कि आपको बस तो 3,50,000 की इनकम थी, 50,000 एग्रीकल्चर इनकम हो गई और 60,000 रुपए ये ऊपर का जो स्पेशल इनकम है उसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया है 3,40,000। नहीं, हाँ, और जेड की इनकम नहीं दी गई है तो 3,40,000 माइनस 2.5 लाख इंटू 5% इज इक्वल टू 4,500। तो टोटल आपका आ गया टैक्स, इसको ऐड कर देंगे तो 8,000 प्लस 3,750 इज इक्वल्स टू 16,220 माइनस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज इक्वल्स टू, तो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम अगर आप देखोगे तो आपका आ जाएगा 50,000 प्लस बेसिक एग्जामिशन लिमिट, तो 2.5 लाख रुपए बेसिक एग्जामिशन लिमिट प्लस 50,000, 3 लाख रुपए हो गया। तो इसमें अगर टैक्स निकालेंगे तो 50,000 इंटू 5% आ जाएगा आपका 2.5 लाख।
₹2,500 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस इक्वल्स टू 47,500। नहीं सॉरी, क्या कर रहे हैं यार मैं, 16,250 माइनस 2,500 इज इक्वल्स टू 13,000 माइनस रीबेट 87A। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल है और रीबेट आएगी तो आपको मिल जाएगी 12,500 की रीबेट, माइनस कर देंगे टैक्स लायबिलिटी 12,500 इज इक्वल टू 1250। तो 1250 जो है वो क्या आएगा, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस इज हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड। नाउ कम टू योर क्वेश्चन बैंक, ये वाला क्वेश्चन। एक्स जिसकी एज कितनी 64 ईयर्स इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल इफ और ही हैज द फॉलोइंग इनकम। मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल की ये इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और ट्रांसफर इक्विटी शेयर जो कि 112 वाला है 1,80,000 और अदर इनकम है आपकी 2,75,000। टैक्स लाइबिलिटी निकालना है फॉर असेसमेंट इज 26-27 इफ वी शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम एंड पे टैक्स अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 112 का टैक्स रेट कितना है 12.5% अबव 1,25,000 और इसका क्या है स्लैब रेट। तो स्लैब रेट में अगर मैं देखूं तो मैं 64 है तो मेरे को कितना हो जाएगा 2,75,000, लेकिन मेरा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितना है 3 लाख। तो अगर मैं बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट भी माइनस कर दे रही हूँ 275, तो मेरे पास एक्स्ट्रा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बच रही है। कितने की बच रही है बेटा 25,000 की। वापस से 3 लाख बेसिक एग्जाम्पशन है, यहाँ एग्जॉस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बच रही है 25,000 की, जो मैं यहाँ एग्जॉस्ट करूंगी। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, मैं कैलकुलेट करूंगी यहाँ पर 1,80,000 माइनस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट लेफ्ट कितना है आपका 25,000, वो माइनस कर देंगे। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो बची है वो माइनस कर देंगे और उसके बाद क्या माइनस करेंगे, तो उसको माइनस करने के बाद माइनस करेंगे 1,25,000 रुपए उसकी जो एग्जाम्पशन है, फिर इंटू करेंगे 12.5%। तो टैक्स आ जाएगा आपका 1,80,000 माइनस 25,000 माइनस 1,25,000 30,000 इंटू 12.5% इज इक्वल टू 3,750। तो इसका जो टैक्स है वो कितना आ रहा है, इसका टैक्स आ रहा है 3,750, फिर 4% उसमें ऐड कर देना प्लस 4%, तो आपका आंसर आ जाएगा इंटू नहीं, फिर रिबेट माइनस कर देंगे, नहीं रिबेट 112 के अगेंस्ट में नहीं मिलता, तो 1.04 4% ऐड करेंगे 3,900। तो इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी 3,900 और ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में एडजस्ट हो जाएगा। I hope this is clear. Please watch these small concept to avoid your confusions, कि आपको confusion ना हो, इसलिए आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो जरूर जरूर देखने चाहिए। ठीक है, now the question which is left for you and you have to deal and definitely you can look from our answer book कि आपको हाँ क्या सारे के सारे आंसर्स जो है वो दिए हुए हैं, तो आप इसमें से सॉल्व करके जो आंसर्स जो है वो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 एक होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 55 ये कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक है 57 और एक है 58, तो 3 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिए हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है बेटा 55, 57 और 58। तो आई होप यू गाइज आर लाइकिंग द सीरीज और आपका जो है वो कैपिटल गेन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्या बोलते हैं डाउट है किसी भी रिस्पेक्ट में, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर जो है वो क्या बोलते हैं कोई फीडबैक है, नॉट डाउट कोई फीडबैक है तो आप टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल दे सकते हैं, हम जरूर आपके फीडबैक के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। प्लस अगर आपको बुक्स बाय करनी है तो आप क्या बोलते हैं मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। और हाँ, आपके लिए स्पेसिफिकली भी क्या बोलते हैं इंडिविजुअल बुक्स भी अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ चार्ट बुक बाय करना चाहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर बैंक बाय करना चाहते हैं, सिर्फ टेक्स्ट बुक बाय करना चाहते हैं, तो हमारे पास इंडिविजुअल प्राइसिंग भी अवेलेबल है, आप उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है तो वहां पे जाके आप
प्लीज 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 जो डिस्कस वाला ऑप्शन, जो डिस्कशन चैनल भी है वो भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल में आते रहते हैं। थैंक यू एवरीवन। Let's meet in the next chapter, that is income from others.